Hello everyone. We are going to do amendments for jurisprudence, interpretation and general laws subject today. And amendment will be little in a new format. कुछ अलग तरीके से करेंगे हम जो मैं आपको भी बताता हूँ क्या करने वाले हैं सब. And in the future as well. थोड़े दिनों में आपके पास और बहुत सारे amendments आने वाली है. EBCL, setting up, security law, education, uh, some test as well, some revision classes. Upload. Okay. So what we are going to do in this amendment, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि amendment applicable किसके. This amendment of jurisprudence interpretation and general law subject is available and applicable only for those students who are appearing in June 2020 and December 2020 के एग्जाम. अब ये जून के एग्जाम आपको पता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो कोरोना कोविड-19 की वजह से ये जुलाई में होता है. तो एज द केस में भी जुलाई अगस्त. सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस अमेंडमेंट इज, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ स्टूडेंट्स के, सर अमेंडमेंट जो है ये जो छोटी सी अमेंडमेंट को घंटों घंटों लगा के जो करवाया जा रहा है इसको थोड़ा सा आप थोड़ा चेंज करके क्यों ना जो छोटी सी अमेंडमेंट है इसको शॉर्ट में खत्म कर दीजिए आप. वी ऑलरेडी हैव योर नोट्स, हमारे पास आपके नोट्स हैं, हमें लॉ अच्छे से याद है. जहां अमेंडमेंट है वो एरिया बता दीजिए आप हमें खाली, तो दैट उसमें हमें घंटों बैठ के उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखना पड़े, पॉइंट टू पॉइंट बात करें. सो अमेंडमेंट की स्पेशलिटी यही कि इसमें हम फास्टली करेंगे थोड़ा सा और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि कहाँ अमेंडमेंट है और किस चीज. तो इस चैप्टर में आपको दो जगह अमेंडमेंट, जो सब्जेक्ट है आपका JIGL, इसमें दो जगह अमेंडमेंट है. बिफोर दैट आपको ये अमेंडमेंट देखने से पहले, if you are a student of Nikhil Maheshwari classes, then you must be having the study material and my notes. आप उन नोट्स को अपने हाथ में रखिए, वहां पर आप जस्ट करेक्शन कर लीजिए. इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ NMC, अगर आप निखिल महेश्वरी क्लासेस के स्टूडेंट नहीं है, इन दैट केस आप जहां से भी पढ़ते हो या मॉड्यूल से किधर से भी है, आप दो चैप्टर्स को अलग से निकाल लीजिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट है, आर्बिट्रेशन एक्ट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा है बट वो भी कुछ ज्यादा नहीं है. तो ये सब्जेक्ट की अमेंडमेंट हम जल्दी से शॉर्टली खत्म करते हैं. विल ट्राई कि हाफ एन आवर में ये खत्म करें. ओके. सो बढ़ते सबसे पहले अमेंडमेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की तरफ बढ़ते हैं. कहाँ है अमेंडमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन में, जल्दी से कुछ रिवाइज करवा दो. राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आता है इंडिया के अंदर एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आप कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पब्लिक एंटिटीज से ले सकते हो. उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है. एप्लीकेशन कैन बी मेड इन हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेज, एंड फॉर दैट यू नीड नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ amount if you are below poverty line, otherwise the nominal fees आपको पे करनी पड़ती है. reply will be given by the PIO, public information officer, in 30 days or assistant public information 35 days, could be 40 days in case of third party और life liberty की situation है तो आप जहाँ से सेंट्रल ब्यूरो या सर्टन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोहिबिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी ले सकते हो इन्फॉर्मेशन. उसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्लास अगर आपने क्लासेस ली है, सेकंड पार्ट में हमने किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो CIC था, दैट इज जो बेसिकली डील करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आज हमारी अमेंडमेंट कहाँ पर है, वहीं पर थोड़ी अमेंडमेंट है. जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो पहले अमेंडमेंट जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर अर्लियर, आपने क्लास में पढ़ा था दैट कमिश्नर CIC और SIC के हमने दो एरोज निकाल के हमने ये ऐसा किया था. सो CIC और SIC के अंदर क्या किया था कि जो चीफ है, यहाँ पर एक चीफ होता है और एक जस्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है. चीफ और एक होता है इंफॉर्मेशन कमीशन. सेम इज हियर, सेम इज हियर स्टेट वाले में. अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट के दो सेक्शन है. ये डील करता है सेक्शन 13 के साथ और ये डील करता है सेक्शन 16 के साथ. अमेंडमेंट सेम है, बस सेक्शन थोड़े से बताने हैं. क्या अमेंडमेंट की उन्होंने, आपने उस टाइम अगर आपको याद हो, आई एम श्योर आपको अच्छे से ये चीज लर्न है. अच्छा, जिन बच्चों को भी सर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपसे नहीं पढ़ा पहले कभी, और दो स्टूडेंट, इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पूरा कंप्लीट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यूट्यूब पे अपलोडेड मिल जाएगा. इस वीडियो के लिंक के अंदर मेरा करवाया हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको कंप्लीटली मिल जाएगा. इफ यू वांट टू सी दैट आल्सो, आप वो भी देख सकते हो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा. एंड दैट टू अलॉन्ग विद क्लास नोट स्क्रीन पे मिल जाएगा. ओके. सो आपने जब क्लास ली,
पहले वो वीडियो ले लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है या ब्रश अप नहीं है, तो आप उसको स्टॉप करके वो वीडियो भी ले सकते हो। और अगर है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ये? कि सर जो पहले था, कि जो चीफ है वो कितने साल तक काम करता है? 5 इयर्स और 65 इयर्स, अगर आपको याद हो। जो सेंट्रल के ऑफिसर्स है वो कितने साल? 5 और 65 इयर्स के लिए काम करते हैं, है ना? अब इसमें बस अमेंडमेंट इतनी सी की है कि ये एज को यहाँ से हटा के ये बोल दिया एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब, दैट्स इट। इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है। क्या बोला है? शैल बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप जो 565 था इसको कट करके कर दो एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप ये देख सकते हो एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक यू कैन सी द नोट्स ऑन द स्क्रीन एज वेल। नाउ जैसा पहले था कि वो लोग रीअपॉइंट नहीं हो सकते, आज भी वही है। दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटमेंट, दे आर नॉट एलिजिबल। तो कोई चेंजेस नहीं आए। फिर एक चीज आया कि अगर आपको याद हो, सैलरी ऑफ सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी होती थी चीफ इलेक्शन ऑफिसर के बराबर। चीफ की होती थी चीफ इलेक्शन ऑफिसर के बराबर, और इंफॉर्मेशन ऑफिसर की इंफॉर्मेशन ऑफिसर की सैलरी बराबर होती थी इलेक्शन ऑफिसर के इक्वलेंट होती थी। नाउ द अमेंडमेंट हैज मेड इट दैट अगेन जो ये सैलरी है जो पहले थी, ये भी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब हुआ क्या अमेंडमेंट? इन शॉर्ट, सर जो पहले 5 और 65 था वो कट कर दिया, और सैलरी जो था उसके अंदर चेंजेस करके बोल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए पहली अमेंडमेंट हो गई आपकी ये। अच्छा, आगे क्या करना? नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। अगर हम अगली अमेंडमेंट, जैसे अगर आप नोट्स की तरफ देख पा रहे हो, तो वो अमेंडमेंट सेम उसी के ही अंदर है। ओके, सो अगेन, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या अमेंडमेंट आई है? सेम अमेंडमेंट्स आई है। दैट उसमें भी हमने जब क्लास में देखा था, नोट्स के अंदर उसमें था that the person who was supposed to be appointed as a state information commissioner or chief state information commissioner have the tenure of maximum 5 years or the age of 65 years। ये हट के यहाँ पर क्या बोल दिया? जो अमेंडमेंट आई है उसमें बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगी, एंड ऑल्सो द सैलरी, सैलरी को भी इन्होंने बोल दिया शैल बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल। इजी अमेंडमेंट, आई थिंक इस अमेंडमेंट आपको सबसे इजी लगी होगी। आगे बढ़े इसके बारे में अगर, तो यू विल बी हैप्पी टू नो दैट दिस इज द ओनली अमेंडमेंट अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन एक्ट। 2 चैप्टर में अमेंडमेंट थी जिसमें से एक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वो लर्न भी हो चुका होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अमेंडमेंट है वो आपको learn हो गई। सेकेंडली, सेकेंड जो आपका चैप्टर है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, हमारी उसके बारे में हम बात करेंगे। 2019 में एक बिल पास हुआ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल 2019। ये हमारा लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, एक्ट बन चुका है ऑलरेडी। और कुछ बेटर तरीके की अमेंडमेंट्स की गई है जिससे कि इसको और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। क्या अमेंडमेंट्स आई है? मैं अमेंडमेंट्स के बारे में बात करूँगा डायरेक्ट आपसे। आई होप यू ऑलरेडी रिमेंबर व्हाट इज आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन क्या होता था? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मैंने आपको समझाया था। दैट इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज कॉल्ड एज arbitration। and in that case जो दो पार्टी disputed parties होती है, सपोज ए एंड बी, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो लोग के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। एंड इन दोनों को अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो एक किसी एक थर्ड पर्सन को ये क्या अपॉइंट कर देते थे? आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते थे। दे वर फ्री टू डिसाइड। द आर्बिट्रेटर इवन नंबर में रहता था और ऑड नंबर में रहता था। इन केस अगर दोनों एक कर रहे हैं तो एक रहेगा। इफ बोथ आर डूइंग वन वन, देन वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलके थर्ड डिसाइड कर देते। आई होप यू रिमेंबर। और अगर ये दोनों मिलके आर्बिट्रेटर अपॉइंट ना कर पाए, और इन केस इफ द सो अपॉइंटेड वन वन आर्बिट्रेटर कैन नॉट अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ऐसे रेगुलर क्लास में बताया था आपको ये। सो जो फाइनल आर्बिट्रेटर है, या तो वो वन वाला आर्बिट्रेटर जो एक होगा, या तीन के केस में तीसरा, दैट शैल बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ये पढ़ा था। ठीक है, वहां पर था कि कोर्ट कौन होता है। बस इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर अमेंडमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ प्रेशर था। सो होता क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक कमर्शियल डिस्प्यूट चल रहा है। इन दैट केस रादर देन गोइंग टू कोर्ट, व्हाट दे विल डू, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। एंड इन दैट केस दे विल हैव टू अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर। बट प्रॉब्लम इज दे आर अनेबल टू अपॉइंट, वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर पाते। तो आपको याद होगा इस केस में कहाँ जाना था? कोर्ट जाना।
सवाल क्या था सर? अगर यहाँ से नोट करो, डोमेस्टिक अगर आपका आर्बिट्रेशन होना है या फिर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, याद है ना, जहां पर एक पार्टी फॉरेन की होती है, और या फिर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। आई एम श्योर आपको ये लर्न भी हो जाएगा सर। अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन रहता है आपका, तो आप कहाँ जाते थे? आप जाते थे हाई कोर्ट। और अगर आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, तो आप कहाँ जाते थे? सुप्रीम कोर्ट। अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पर, आज भी आप वहीं जाओगे। बट पहले बस इतना होता था, पहले आपका हाई कोर्ट अपॉइंट करता था या सुप्रीम कोर्ट करता था, एज द केस में भी, जो भी केस इन दोनों में से लगेगा आपको, उस केस में इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कोई भी। डोमेस्टिक है तो हाई कोर्ट, और इंटरनेशनल कमर्शियल है तो सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देते। अब अमेंडमेंट क्या हुई है? अमेंडमेंट ये हुई है कि कोर्ट शैल स्टैब्लिश वन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, एक आर्बिट्रल का इंस्टीट्यूशन कोर्ट को बनाना है। सेक्शन 11 के अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी मेड बाय द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो अभी इसके अंदर आपने एप्लीकेशन अभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को देनी है, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ऑर्डर किसको देंगे? आपने एप्लीकेशन दे दी, ये अपना टाइम जो है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में नहीं लगाएंगे, रादर दे विल रिक्वेस्ट टू आर्बिट्रेशन, जो इंस्टीट्यूशन है नया बना, दे विल गिव रिक्वेस्ट टू आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। एंड वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या है? एज द केस में, अगर इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, उस हिसाब से वो क्या करेगा? एक आर्बिट्रेटर का, आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट, ठीक है? जैसा भी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आर्बिट्रेटर का एक अपॉइंटमेंट। अब चलिए, आर्बिट्रेटर तो आपका अपॉइंट हो चुका है दोनों केस, ठीक है? सो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद में सवाल ये आता है, ये अपने 11 जो सेक्शन है उसके अमेंडमेंट देख रहे थे हम। तो फर्स्ट अमेंडमेंट कहती है, द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर शैल बी मेड बाय द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल, एंड इन केस और हाई कोर्ट इन केस ऑफ अदर देन इंटरनेशनल। अदर देन इंटरनेशनल मतलब डोमेस्टिक एज द केस में भी। तो ये हम कर चुके हैं, पहली अमेंडमेंट लिया। ओके, दूसरे अमेंडमेंट, द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट shall have the part to designate arbitral institutions from time to time which have been graded by the council, section 43 I में। मतलब जहां जरूरत पड़ती है तो वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली बनाना किसी को तो पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेंगे? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन भी बनाएंगे। चलिए आगे, 11 सबसेक्शन 13, 11 सबसेक्शन 13 की अमेंडमेंट क्या कहती है? प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर हो गया वन और ये हो गया मोर देन वन, एक से ज्यादा, आर्बिट्रेटर शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है कि सर ये जो इनको नोटिस दिया गया, किसको? फिर यहाँ आप देख पा रहे हो, अगर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को कोर्ट ने एक नोटिस दिया कि आर्बिट्रेटर बनाइए, सवाल उठता है कि कितने दिनों में बनाना है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 13 कहता है कितने दिनों में बनाना है इसको? विद इन 30 days फ्रॉम नोटिस। जिस दिन इनको नोटिस मिला कि सर आपको आर्बिट्रेटर बनाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एज द केस में भी, तो कितने दिनों में बनाना है? 30 days के अंदर, विद इन 30 days आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन विल अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, इनको आर्बिट्रेटर बनाना। अब आता है सवाल कि सर ये जो आर्बिट्रेटर बनाया गया, अब हम करेंगे 11 सबसेक्शन 14, अगली अमेंडमेंट। ये जो आर्बिट्रेटर बनाया गया, इसकी फीस कैसे रहेगी? फीस कौन डिसाइड करेगा या कैसे रहेगी? ठीक है, तो सवाल आता है कि अगर आप डोमेस्टिक के लिए लड़ रहे हो या इंटरनेशनल के लिए, अगर आप डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल के लिए काम कर रहे हो, ठीक है? तो डोमेस्टिक के केस में फीस जो है वो किस तरीके से डिसाइड होगी? डोमेस्टिक के ये सब अमेंडमेंट्स है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कोर अमेंडमेंट्स ओनली। डोमेस्टिक के केस में जो फीस है वो डिसाइड होगी शेड्यूल
4 के हिसाब से, और इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की शेड्यूल 4 के हिसाब से नहीं होगी, कोर्ट शैल डिसाइड, नॉट शेड्यूल 4। आई होप दिस इज वेरी मच। तो सेक्शन 11 की अमेंडमेंट हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हो इधर। 11-13 कहता है 30 डेज के अंदर हो गया हमारा। 11-4 कहता है फीस ऑफ द आर्बिट्रेटेड मैनर एज द पेमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू शेड्यूल 4। अगेन 11 सबसेक्शन 14 कहता है कि सर कमर्शियल इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन विद द पार्टीज एग्री टू डिटरमाइन एज द फीस रूल ऑन द आर्बिट्रेशन, इसमें शेड्यूल 4 के हिसाब से नहीं लगेगी, कुड बी एग्जाम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेक्शन आपका 11। दूसरा सेक्शन जो है जहां अमेंडमेंट आई है यहाँ पर, वो आई है सेक्शन 17 में। बस छोटी छोटी अमेंडमेंट सब, थोड़ी थोड़ी, नीड नॉट टू वरी। अच्छा, जिन लोगों को भी ये नोट्स चाहिए जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो या तो लिंक में से ले लें, अगर लिंक में ना मिले आपको तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन 17। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है। चलिए सेक्शन 17 के अमेंडमेंट की बात करें, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, आपको याद होगा, थ्योरी बतानी मुझे पहले। इंटरिम मेजर क्या होता है? सपोज देखिए, एक्स, ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, और उन्होंने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, और आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके उस आर्बिट्रेटर ने एक डिसीजन दिया। सही है? तो ए और बी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और सी ने एक डिस्प्यूट सॉल्यूशन करके एक अवार्ड दे दिया। अवार्ड याद है ना? डिसीजन। नाउ अब इस अवार्ड को इम्प्लीमेंट होने में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने या एक आधा दिन या कुछ टाइम, कुछ समय लग सकता है ना इम्प्लीमेंट होने में। आज अवार्ड दिए कि भाई तुम जीत गए, सवाल उठता है कि तुम जीत गए हो, और जब ये अवार्ड फुलफिल होगा उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता था, उस केस में कोर्ट कहता था चलिए ऐसा करते हैं, इसके इस बीच के दौरान ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज, जिस चीज पे बात हो रही है, वो चीज आप रख लीजिए या आप ना रखिए। तो उस केस में रहता ये था, सवाल ये उठता था कि सर ये जो इंटरिम मतलब फाइनल एप्लीकेबल होने से डिसीजन आ गया, और फाइनल एप्लीकेबल होने के बीच में, इन दोनों के बीच में जो बात हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ये इंटरिम पहले देना अलाउड था कि सर फाइनल इंप्लीमेंट होने में टाइम है, अभी फाइनली इंप्लीमेंट होने में जो डिसीजन दे चुका है अवार्ड, उस अवार्ड को इंप्लीमेंट होने में अभी थोड़ा सा समय है, 20-25 दिन का टाइम लगेगा। अब उस 20-25 दिन के दौरान, 20 to 25 डेज के दौरान जो बातचीत हो रही है उसका क्या करें? उस 20 to 25 डेज के दौरान की जो बातचीत है, उस बातचीत में कैसे डील करें, वो टाइम कैसे निकले। तो उसमें होता था कि चलिए हम आपको एक इंटरिम अवार्ड दे देते हैं। इंटरिम मतलब इस दौरान क्या करें। अब ये इंटरिम देना अलाउड नहीं है, इंटरिम लेना तो कोर्ट जाओ, ये बोल दिया। ठीक है, सो नो इंटरिम अवार्ड। Section provides that arbitral tribunal shall have no part to pass the interim measure after making the award. Award देने के बाद में interim measure देना allowed आपको नहीं है। In such situation, the interim protection can be sought only by court. अगर आपको interim चाहिए तो कहाँ जाइए? कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि सेक्शन 17 छोटा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। सेक्शन 23 अगली अमेंडमेंट कहते हैं। सेक्शन 23 क्या कहता है? अगर आपको याद हो प्रोसीजर के बारे में, आर्बिट्रेशन का जो प्रोसीजर होता था, पार्टीज वर फ्री टू डिसाइड द प्रोसीजर कैसे करना था। यहाँ पर एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर। क्या अमेंडमेंट आई है वो बताता हूँ मैं आपको। कि सर जब दो जनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट होता है, ए ने बोला कि मुझे बी से 2 लाख रुपए लेने हैं, ए ने बोला कि मुझे बी से 2 लाख रुपए लेने हैं, तो ए क्या बन गया? ए का ए है क्लेमेंट, और बी क्या है? डिफेंडेंट। ए ने क्लेम किया बी से कि मुझे 2 लाख रुपए बी से लेने हैं, और ये है क्लेमेंट, और ये हो गया डिफेंडेंट। तो सवाल ये उठता है कि ये जो क्लेम की स्टेटमेंट है कि मुझे 2 लाख लेने हैं, और ये डिफेंडेंट की जो स्टेटमेंट है कि मुझे 2 लाख नहीं देने, मुझे वट एवर अमाउंट देना है, ये कब तक सबमिट करना है? बाय व्हाट टाइम यू हैव टू सबमिट? तो आंसर आया, द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन। मतलब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम हो गई ये, और डिफेंस हो गया इसका, शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर और ऑल द आर्बिट्रेटर्स, अगर एक से ज्यादा है तो, एज द केस में बी, रिसीव द नोटिस इन राइटिंग ऑफ देयर
अपॉइंटमेंट। तो सर जिस दिन आप अपॉइंट होते हो, कहाँ अपॉइंट हुए आप? 30 डेज में नोटिस में अपॉइंट हुए थे ना? जब आप अपॉइंट होके अपॉइंटमेंट हो चुका है आपका, नाउ यू आर हियर अपॉइंटेड। अपॉइंटमेंट के 6 महीनों के अंदर-अंदर आपको क्लेम की स्टेटमेंट या डिफेंस की स्टेटमेंट को सबमिट करना है। यू आर नॉट फ्री टू डिसाइड दिस। आई होप दिस इज क्लियर दैट आर्बिट्रेटर को आपको जिस जिस आदमी से भी आप केस का सॉर्ट आउट करवाना चाहते हो, उसको आप अपना क्लेम या डिफेंस वाला डिफेंस कितने टाइम में देगा? ओके, आगे नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड का समय सीमा कितने दिनों में दे? ठीक है, ये इसमें जो टाइम लिमिट आया है, उसमें पहले क्या होता था? पार्टीज वर फ्री टू डिसाइड द टाइम लिमिट टू फाइल द क्लेम एंड रिटर्न। पहले पहले का ऊपर वाले का बता रहा हूँ, 23 सबसेक्शन की पार्टीज फ्री थी कि जब तक वो चाहे तब तक क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस सबमिट कर सकते थे। वेयरएज अब क्या हो गया? 6 मंथ्स। अब आते हैं सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 29 सबसेक्शन 4 में टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। हेडिंग क्या है? टाइम लिमिट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। सो ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पे है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन प्लस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, दोनों पे है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन को सिंपली ये बोला गया, पूरे पैरा को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि 12 मंथ्स मैक्सिमम एनी हाउ आपको इसका अवार्ड कितने दिनों के अंदर अंदर देना है? 12 मंथ। 12 मंथ कब से? जस्ट जिस दिन आपका 23 सबसेक्शन 4 फिनिश हुआ। 23 सबसेक्शन 4 का मतलब क्या हुआ सर? सर जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट हुआ, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है उसके 1 साल मतलब 12 महीनों के अंदर अंदर आपको मैटर को सॉर्ट आउट करना है। आई होप दिस इज ठीक है। तो सपोज करते हैं, अगर मैं शुरुआत से स्टार्टिंग से अब अगर बात करें, देखें, सपोज करते हैं कि आपका और मिस्टर एक्स का एक डिस्प्यूट, थोड़ा सा टाइम लगा के, ए और बी का एक डिस्प्यूट, हाँ, और इन्होंने बिल के आर्बिट्रेटर बनाना था, ये लोग आर्बिट्रेटर को नहीं बना। इन दैट केस आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन करने के लिए कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर किसको देगा? कोर्ट ऑर्डर देगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन को कि यहाँ पर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कीजिए। कि कोर्ट ने आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया। अब सवाल आता है कि कोर्ट को ये कितने दिनों के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देना है? जैसा आपने देखा 30 डेज में कोर्ट ने 30 डेज में अपॉइंट कर दिया। इसकी फीस शेड्यूल 4, हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 4 के हिसाब से डिसाइड हो चुकी है और ये अपॉइंट हो चुकी है। अब जिस दिन अपॉइंट हुआ, सपोज 1/1/2020 को ये अपॉइंट होता है, दैट केस विद इन 6 मंथ्स ऑफ दिस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, मतलब 30 जून 2020 आपको क्या देना है? क्लेम या डिफेंस की स्टेटमेंट सबमिट। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, यहाँ तक तो हमने कर लिया। आगे देखते हैं, आगे 29 सेक्शन क्या कहता है कि सर within a period of 12 months from the date of completion of pleading under section 23 subsection 4, 23 subsection 4 में जिस दिन आप प्लीडिंग खत्म हो जाती है उस दिन से, और ये है आपका 23 सबसेक्शन 4, मतलब जिस दिन क्लेम और डिफेंस आ जाता है उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्लेम और डिफेंस से मैटर करता है ना, तभी तो केस आगे बढ़ेगा। इसके 12 महीनों में, और इसके 12 मंथ्स कब खत्म होते हैं? 30/6/2021 या 29 भी कह सकते हो आप, बहुत स्पेसिफिक हो, दैट इज 12 मंथ। अगर आप डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और अगर आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, उस केस में भी टाइम लिमिट तो 12 महीने ही है,
बट यहाँ पर एक पॉइंट साथ में लिख दिया गया, इफ पॉसिबल। इफ अगर पॉसिबल हो तो ही 12 महीनों में कीजिए। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज यहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब 12 मंथ्स के अंदर डोमेस्टिक वाले को तो फाइनल करना ही करना है, वेयर एज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को बोला कि पॉसिबल कंप्लीट विद इन 12 मंथ्स, नहीं पॉसिबल तो कोई ऐसा पेनल्टी या कोई फीस वीस कटने वाला। ठीक है, दिस इज योर सेक्शन 29 सब सेक्शन ए और 29 ए। चलिए ये हो गया सेक्शन, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन। अगला सेक्शन क्या कहता है? अगला सेक्शन है 34 सेक्शन। 34 अगर आपको याद हो, 34 सेक्शन बात करता था अपील की अगर आप आर्बिट्रेटर से, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर से जो उनका अवार्ड आया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट अवार्ड, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू कोर्ट। आप उस केस में क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली जा सकते हो कोर्ट। सो इस इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट क्या क्लेरिफिकेशन दी? दैट द स्टेज ऑफ चैलेंजिंग द अवार्ड कोर्ट शैल नॉट सी एनी मटेरियल। मतलब कि पहले क्या होता था, अगर आप आर्बिट्रेटर से, आर्बिट्रेटर ने कोई अवार्ड दिया, अगर आप सपोज करते हैं हमारे एग्जाम्पल में इस आर्बिट्रेटर ने एक अवार्ड दिया, 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसने एक अवार्ड दे दिया। इसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं, आप भी नोट कर, एक अवार्ड दिया, इस अवार्ड से मिस्टर बी डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो मिस्टर बी क्या करता है? मिस्टर बी अगर मैं बात करूं सर अर्लियर और नाउ अमेंडमेंट के बाद, अर्लियर क्या कर सकता था मिस्टर बी? मिस्टर बी जाता था कोर्ट। अब भी कहाँ जाना है? तो अमेंडमेंट क्या आई सर? अमेंडमेंट आई है कि सर अब जब आप पहले कोर्ट जाते थे तो आप एविडेंस दे सकते थे, मतलब कोई भी न्यू फैक्ट्स या न्यू एविडेंसेस भी आप सबमिट कर सकते थे। वेयर एज अगर हम अब की बात करें, इन दैट केस अगर अब की बात करते हैं तो कोर्ट के अंदर अब आप न्यू फैक्ट्स या न्यू एविडेंस नहीं दे सकते हो। तो मतलब क्या देना है सर अपील के साथ कोर्ट में? आपको देना अपील के साथ में जो अवार्ड मिला है आपको आर्बिट्रेशन से, जो आर्बिट्रेशन के बाद में आपको अवार्ड मिला है, आप वो देंगे, या फिर आप वहां की रिकॉर्ड्स, लिखा वर्ड है, रिकॉर्ड्स देने आपको, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड या आर्बिट्रल अवार्ड के रिकॉर्ड्स आपको सबमिट करने हैं। मतलब फ्रेश एविडेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड नाउ। दिस इज द अमेंडमेंट ओनली। अमेंडमेंट क्या आई है? नई सिंपल अमेंडमेंट ये आई है दैट फ्रेश एविडेंस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। दिस इज द मेजर। ओके, फिर आगे बढ़े, फिर से आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया है। साथ साथ में आगे बढ़े, अमेंडमेंट को आप वर्ड्स में भी पढ़ के देख सकते हो क्या अमेंडमेंट आई है। The furnished proof that is submitted on the basis of record of arbitral tribunal, जो बता चुका हूँ मैं आपको 34। आगे आता है 42 सेक्शन। ये दो तीन सेक्शन छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहले हम ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में कर चुके हैं। क्या कहती है अमेंडमेंट? ये कहता है कि सर आर्बिट्रेटर वाइल आर्बिट्रेटिंग उस वक्त वो जितनी भी बातें उन सबको कॉन्फिडेंशियल रखें, पार्टीज या आर्बिट्रेटर बातों को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। अब दैट्स अ प्रोफेशनल एथिक्स। अनटिल अनलेस एनीथिंग नेसेसरी, अगर अवार्ड देने के लिए कोई चीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है आपको, प्रोसीडिंग्स के कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी बातचीत को, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं कर, कॉन्फिडेंशियलिटी रखें। फिर है सेक्शन 43 बी। 43 बी क्या कहता है कि अगर वाइल गिविंग द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन देते वक्त अगर आर्बिट्रेटर ने कोई भी गुड फेथ में अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, आप कभी भी उस ड्यूटी परफॉर्म के खिलाफ, उसके अगेंस्ट, यू कैन नेवर सू दैट आर्बिट्रेटर। आप आर्बिट्रेटर को गुड फेथ में अगर उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। मतलब सिंपल, जब उसने रिश्वत ली तो कर सकते हो। ठीक है, अगला एक सेक्शन है, लास्ट अमेंडमेंट है ये आपकी। ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट है और आई थिंक क्वेश्चन भी थोड़ा आ सकता है, बट थ्योरी है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट तो इतनी नहीं है। ये क्या कहता है? ये अमेंडमेंट जो है आपकी, ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मैंने सबसे फर्स्ट पढ़ा। लास्ट अमेंडमेंट आपकी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 43 बी अलोंग रेड विद पार्ट आई है। क्या कहता है?
कि सर आपको एक आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा, और कौन बनाएगा इसको, मैं लिख के बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप भी नोट्स बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट विल इनकॉर्पोरेट, क्या बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इस आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक होगा यहाँ पर चेयरमैन ऑब्वियसली, और बाकी होंगे मेंबर। मेंबर्स इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, चेयरमैन तो थोड़ा सा इजी है। चेयरमैन कौन कौन हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेयरमैन कौन हो सकता है, चेयरमैन कुड बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज हु पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब पास्ट जज है, सुप्रीम रह चुका है। या फिर चीफ जस्टिस कहाँ पर होते हैं, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पास्ट की बात हो, चीफ जस्टिस, या फिर अ जज ऑफ हाई कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन, जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई एमिनेंट मतलब पर्सनालिटी, अच्छा नॉलेजेबल, एमिनेंट पर्सन वन, ओके, और एन एमिनेंट पर्सन हैविंग ए स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द कंडक्ट, जिसको इन चीजों की आर्बिट्रेशन का नॉलेज हो, ठीक है। एंड फिफ्थ पर्सन, इसको प्लीज नोट करो, थोड़ा सा इजी होगा। सो हम पहुंच गए थे एक्सपीरियंस, एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन द conduct or an administration of arbitration in this, okay, to be appointed by the central government in consultation with the chief justice। तो जो eminent person है इसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल, वैसे तो इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, एंड बट इसमें कंसल्टेशन किसकी लेनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जिसको, ठीक है। ये हो गया आपका चेयरपर्सन। फिर आता है हु शैल बी द मेंबर, मेंबर्स थोड़े से मुश्किल है, प्लीज आप नोट्स जरूर बनाएं आप इनके, ओके। आगे आते हैं मेंबर्स के लिए, सबसे पहला एन एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर हैविंग अ सब्सटेंशियल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ मेंबर। तो सबसे पहले एक एमिनेंट, सबसे नंबर वन पे आप नोट्स बनाओ साथ में, एमिनेंट स्पीकर, एमिनेंट पर्सन हु हैज नॉलेज इन द आर्बिट्रेशन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, सबसे एक पहला आदमी हो गया नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, सी एमिनेंट एकेडमिशियन, या फिर कोई टीचर है जैसे, अगर जिसने या लॉ की फैकल्टी है कोई भी, जिसने आर्बिट्रेशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को पढ़ाया है, या उसके अंदर काम किया है, या कंसल्टेंसी की है उसने, देखो, an eminent arbitration practitioner having a substantial knowledge and experience in institutional arbitration both domestic and international, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। फिर आया eminent academician having experience in research and teaching in the field of arbitration, रिसर्च या टीचिंग की आर्बिट्रेशन के फील्ड इसका एक्सपीरियंस हो, एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट, और ये भी अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन। सो अगर हम बात करते हैं रिसर्च या फैकल्टी के बारे में, जिसका एक्सपीरियंस यहाँ पर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस चेयरमैन में दी। फिर आता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से डिपार्टमेंट में, लीगल अफेयर्स में, आप फुल फॉर्म में जरूर लिखें, इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और इज रिप्रेजेंटेटिव टू द रैंक नॉट बिलो जॉइंट सेक्रेटरी। प्लीज इसको बहुत अच्छे से लर्न करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गए तीन मेंबर, ओके। चौथा मेंबर कौन है आपका, द नेक्स्ट मेंबर इज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ
जॉइंट सेक्रेटरी। अगर वो खुद आता है सेक्रेटरी तो खुद आ सकता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, और अगर वो खुद नहीं आता है दैट पर्सन इज अपॉइंटिंग समवन एल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन उस मैक्सिमम क्या होता है जॉइंट सेक्रेटरी से बिलो नहीं हो सकता। मेंबर्स एक्स ऑफिशियो, ये हो गया चौथा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, अगला नेक्स्ट इज वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे फिक्की, एसोचैम एक्सेट्रा, वहां से आएगा बॉडी ऑफ इंडस्ट्री से एक पर्सन है। एंड नेक्स्ट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर सेक्रेटरी, एक्स ऑफिस एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर सेक्रेटरी, ये 6 जने हैं, याद रखिए। आई होप दिस इज लर्न ना। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है, अब इजी इजी थोड़ी अमेंडमेंट्स है। चेयरपर्सन है मेंबर ऑफ द काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियल। चेयरपर्सन बस उम्र बतानी, एज एंड ईयर ऑफ कितना, ये हो गया चेयरपर्सन। ठीक है, चलिए। शेल होल्ड ऑफिस एज टर्म फॉर मैक्सिमम 3 ईयर, तो क्या बोला है सर, दो चीजें एक साथ पढ़ाऊँ। 3 साल के लिए कौन, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियो टू मेंबर्स। ये एक्स ऑफिशियो जान जाते ना, एक्स आया उसका पुराना काम करा हुआ, शैल होल्ड ऑफिस फॉर 3 ईयर, तो ये लोग कितना काम करेंगे सारे मिलके, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो, एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियो, ये एक्स ऑफिस करें तो ये काम करेंगे 3 साल। ओके, और अगर एक्स ऑफिसर की बात करें, अटेंड द एज ऑफ 3 years from the date of their enter upon the office. Chairperson or member other than ex officio shall not hold office after they attain the age of 70 years. एज कितनी हो सकती है इनकी, 70 साल। Okay? इनके लिए भी एज है और इनके लिए भी, आई होप ये सब पढ़ लिया आपने। इनकी एज है 67, 67 ईयर्स के लिए, ये देखिए आप क्लियरली, आप 67 ईयर्स इन केस ऑफ मेंबर्स एंड 70 ईयर उस केस में हो गया, और मेंबर्स के केस में कितना हो गया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आपको। Members other than ex-officio members shall not hold the office after they attain the age of 70 years in case of chairperson and 67 years in case of all the members. Members के कितने, salary and allowances other terms and condition of chairperson वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, that a part time member जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस। मेंबर्स के केस में चाहे एक्स ऑफिशियो अदर देन कितना होगा 67 और चेयरमैन 70। फिर ये बस थोड़ा आपने पढ़ना है, इनकी क्या ड्यूटीज हम रेगुलर क्लास में कर चुके हैं कि वो पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, what all work they have to do. They have to frame the policies, recognize professional, hold the training programs, frame review, forum exchange, make recommendation to the central governments from the industrial arbitration, establish maintain deposit. ये बस आपको रीड करना है, हम रेगुलर क्लास में। वैकेंसीज, ये भी हम रेगुलर, अब पूरा अगर रेगुलर क्लास में किया हुआ वैसे हमने, मैं ये बता देता हूँ वापस आपको। इट इज सेइंग दैट एनी वैकेंसी, सेक्शन 43 कहता है कि अगर कोई भी वैकेंसी है इन वैलिडेशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो दैट विल नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन, वो डिसीजन को इनवैलिडेट नहीं करेंगे। सो देखें आप यहाँ लिखा है एनी वैकेंसी, एनी डिफेक्ट या इन एनी इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल विल नॉट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द केस में कोई फर्क नहीं पड़ना है। रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, अगला पॉइंट कहता है कि अगर मेंबर चाहे तो रेजिग्नेट कर सकते हैं एंड 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड पे रहेंगे वो, और अगर इस नोटिस पीरियड को कम करना है तो कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस नोटिस पीरियड को भी कम कर सकता है, जस्ट लाइक अपने नॉर्मल जॉब में करता है। The chairperson and full-time member of party may by giving notice in writing address to the central government resign from their office, provided the chairman or full-time member unless the permitted by central government को relinquish अपने ऑफिस पहले भी कर सकते हैं, सूनर कर सकते हैं, until expire, otherwise 3 महीने। ओके, अगर सक्सेसर मिल गया उसकी जगह कोई और दूसरा पॉइंट हो गया, डेफिनेटली पहले जल्दी फ्री हो। रिमूवल ऑफ मेंबर, ये हो गया कि अगर आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक योर जॉब, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट निकालना चाहे तो निकाल सकती है। इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड्स दैट यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपर्ली, यू आर इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो चुके हो आप किसी दूसरे फुल टाइम, ये रेगुलर क्लास में कर चुके हैं, रिमेंबर दूसरे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं आप काम कर रहे हो, आप कनेक्ट
convict of an offence which is opinion of central government involve moral turpitude and has acquired such interest जो कि आपके decisions को affect कर सकता है. Financial interest class याद करो. Has abused their position, अगर अपनी position का misuse करा है, और has become physically or mentally incapable, coma में जा चुके. Example. Next, section 43G, subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, no member shall be removed from the office on the ground. ये D और E में जो point लिखे हैं ना कि वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप कर दिए, तो एक जस्ट इल्ज़ाम भी हो सकता है ना, ये वाला फाइनेंशियल इंटरेस्ट डेवलप कर लिया उसने एंड हैज अब्यूज द पोजीशन. ये एक फाइनेंशियल पोजीशन या अब्यूज, इन दोनों ही केस के अंदर आपको रिमूव करने से पहले एक्वायर्ड द फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेट्रा, ये वाले में आपको रिमूव करने से पहले आपको ओबीएच याद है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सबसे पहले उससे पहले आपको ओबीएच देना पड़ेगा. मतलब आपसे एक बार सुनवाई होगी, आपसे भी पूछा जाएगा क्या ये आप पे जो आरोप लगाया क्या वो सही है या नहीं. 43H प्रोवाइड दैट द काउंसिल में अपॉइंट सच एक्सपर्ट, जब भी जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है 43J provide that the qualification, experience and norm of accreditation of the arbitrator shall be such as justified by the 8th schedule. कहाँ पर लिखा है qualification, पहले नहीं थी, याद करो. If you can recall, arbitrator की qualification पहले नहीं थी as the parties used to decide. अब कहाँ लिखी हुई है? 8th schedule के अंदर आपकी qualification एक्सेट्रा लिखी है. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो इसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, LLB, ठीक है, 10 साल के एक्सपीरियंस है अगर आपका प्रैक्टिस में, आप यहाँ पर आर्बिट्रेटर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. देखिए मैंने थोड़ा इसको हाईलाइट भी कर दिया है. 8th schedule authorize the company secretary within the meaning of the company secretary Act 1980 having 10 years of practical experience secretary to be appointed as the arbitrator. Similarly आपने यहाँ पर लिखा मिलेगा advocate 10 years, chartered accountants 10 year, cost accountant having a experience of 10 year, company secretary फिर से highlighted है, and then has been officer of the Indian legal services, कोई experience नहीं चाहिए Indian legal services का part अगर लॉ की डिग्री है और एक्सपीरियंस आपका तब भी आप बन सकते हो. ऑफिसर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री हैविंग 10 years of experience as an engineer in the गवर्नमेंट की बॉडी, गवर्नमेंट कंपनी में, या फिर ऑफिसर हैविंग द सीनियर लेवल एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हो आप. इज अ पर्सन इन एनी केस क्वालिफिकेशन एट डिग्री लेवल विद 10 years of experience, साइंटिफिक टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन. हाँ बिल्कुल आप इसको लर्न करें, ये थ्योरी क्वेश्चन में 5 से 6 नंबर का पक्का क्वेश्चन आ सकता है. 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, जरूर लर्न करें, इंपॉर्टेंट है. फिर कुछ जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर है, ये आपको जस्ट अमेंडमेंट्स नहीं है, ये पढ़ने हैं दोबारा से. और इसी के साथ आप ये हमारी तरफ से अमेंडमेंट्स खत्म होती है. आई होप आप सबको ये अमेंडमेंट्स समझ आ गई है. इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन अमेंडमेंट, अगर आपको अमेंडमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मैसेज ऑन द बिलो मेंशन नंबर. आप बिलो नीचे लिखे हुए नंबर पे कभी भी मैसेज करके आप अपनी अमेंडमेंट्स की प्रॉब्लम को दे सकते हो. इसके बाद फर्दर हम और भी अमेंडमेंट्स आपकी बनाएंगे और अमेंडमेंट्स तो आती रहेगी साथ साथ में. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप पूरे के पूरे इस सब्जेक्ट को हमारे स्टडी मटेरियल में से पढ़ें. एंड अगर आपको कोई पास्ट क्वेश्चंस मिलते हैं उनको भी परफॉर्म करें. लिख के थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें इस सब्जेक्ट की, बिकॉज लिख के अगर करेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी. थोड़े सेक्शंस कर लीजिएगा, क्रिमिनल एंड सिविल एक्ट. ओके, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.